नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद किसी भी मेडिकल क्लिनिक में पूछा जाने वाला सबसे मुश्किल सवाल है। डॉक्टर, मुझे कैंसर है या नहीं? ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। इनके पीछे डर है, अनिश्चितता है, मतलब एक पूरी दुनिया छिपी हुई है। आज हमारे पास द डायग्नोस्टिक जर्नी नेविगेटिंग कैंसर डिटेक्शन एंड सर्टेनिटी नाम की एक दस्तावेज से कुछ अंश हैं। इसमें डॉक्टर अतुल के नजरिए से इस पूरी प्रक्रिया को समझाया गया है। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन है इस पूरी मेडिकल जासूसी की कहानी को समझना कि कैसे डॉक्टर सुराग इकट्ठा करते हैं, सबूतों को जोड़ते हैं और फिर अंत में एक निश्चित नतीजे पर पहुंचते हैं। और मकसद ये है कि जानकारी की कमी से जो डर पैदा होता है वो कम हो। बिल्कुल। और ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाया जाता है। जैसा कि उस दस्तावेज में भी बताया गया है, इसका जवाब कभी हाँ या ना में या एक अकेले टेस्ट से नहीं मिलता। ये तो एक केस बनाने जैसा है। हर सबूत की अपनी अहमियत होती है। आज हम डॉक्टर अतुल के नजरिए से इसी इन्वेस्टिगेशन के हर कदम को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पर और बात करते हैं। सबसे पहली और मुझे लगता है सबसे जरूरी बात जो स्रोत में बताई गई है वो ये है कि कैंसर का निदान सिर्फ लक्षणों के आधार पर नहीं होता। मतलब हर गांठ या हर दर्द कैंसर नहीं होता। हाँ, और यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि स्रोत में लक्षणों को सिग्नल कहा गया है, निदान नहीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। ये सिग्नल डॉक्टर को बताते हैं कि यहाँ कुछ देखने की जरूरत है, लेकिन वो खुद में कोई फैसला नहीं सुनाते। अच्छा, ये उस जासूसी कहानी का पहला फोन कॉल है जो जासूस को घटनास्थल पर बुलाता है। ये एक बेहतरीन नजरिया है। तो अगर लक्षण सिर्फ एक शुरुआती सिग्नल है तो असली इन्वेस्टिगेशन शुरू कहाँ से होती है? डॉक्टर अतुल के इस स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया में पहला धागा कहाँ से पकड़ा जाता है? पहला कदम और शायद सबसे अहम है मरीज के लक्षणों को गहराई से समझना और उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेना। ये किसी भी जांच की नींव है। जैसे जासूस का गवाह से पूछताछ वाला हिस्सा। बिल्कुल, आप ऐसा ही समझ सकते हैं। डॉक्टर सबसे पहले जानना चाहते हैं कि लक्षण क्या हैं, कब से हैं और क्या वे समय के साथ बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं या वैसे ही है। अच्छा, तो ये सिर्फ मौजूदा तकलीफ के बारे में नहीं है, बल्कि उसके पूरे पैटर्न और उसकी कहानी को समझने के बारे में है। स्रोत में फैमिली हिस्ट्री और लाइफस्टाइल जैसे फैक्टर्स का भी जिक्र है। इनकी क्या भूमिका होती है? इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। फैमिली हिस्ट्री से पता चलता है कि क्या परिवार में किसी और को कैंसर रहा है। इससे डॉक्टर को एक पैटर्न या आनुवंशिक खतरे का अंदाजा लगता है। और लाइफस्टाइल से जुड़े सवाल जैसे धूम्रपान या खानपान की आदतें, ये जासूस को संदिग्धों की एक लिस्ट बनाने में मदद करते हैं। ये सब मिलकर एक रिस्क प्रोफाइल बनाता है। लेकिन यहाँ ये याद रखना जरूरी है, जैसा स्रोत में साफ कहा गया है कि स्टेज पर सिर्फ सस्पेशन होता है, डिसीजन नहीं। मतलब इस स्तर पर सिर्फ शक पैदा होता है, कोई फैसला नहीं लिया जाता। ये एक बहुत जरूरी बात है। तो जानकारी इकट्ठा करने का ये पहला कदम सिर्फ एक तस्वीर बनाना शुरू करने जैसा है। तो अब डॉक्टर के पास मरीज की कहानी है, यानी गवाह का बयान आ चुका है। इसके बाद अगला कदम क्या होता है? अब जासूस घटनास्थल की जांच करने जाता है, यानी फिजिकल एग्जामिनेशन। जी, अगला कदम है शारीरिक जांच। इसमें डॉक्टर शरीर के उन हिस्सों की सीधे तौर पर जांच करते हैं जहां लक्षण महसूस हो रहे हैं या जहां समस्या होने की आशंका है। स्रोत में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे गांठ या सूजन की जांच करना। जब डॉक्टर किसी गांठ को छू कर देखते हैं तो वे असल में क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं? ये जांच डॉक्टर को मरीज की बताई बातों को भौतिक रूप से सत्यापित करने का मौका देती है। क्या वाकई कोई गांठ है? उसका आकार कैसा है? सख्त है या नरम? अच्छा, क्या वो अपनी जगह से हिल रही है या किसी चीज से जुड़ी हुई महसूस हो रही है? क्या आसपास के लिम्फ नोड्स में सूजन है? ये सब छोटे छोटे सुराख हैं। एक सख्त अपनी जगह पर टिकी हुई गांठ एक नरम और आसानी से हिलने वाली गांठ से ज्यादा चिंताजनक हो सकती है। और स्रोत इसे बहुत अच्छे से समझाता है जी, कि ये स्टेप डॉक्टर को डायरेक्शन देता है लेकिन कंफर्म नहीं करता। मतलब ये जांच डॉक्टर को आगे की दिशा दिखाती है कि अब शरीर के अंदर झांकने की जरूरत है या नहीं। तो डॉक्टर ने मरीज की कहानी सुन ली और शारीरिक जांच से शुरुआती सुराग भी इकट्ठे कर लिए। लेकिन ये सब अभी भी सतह पर है। अब उन्हें शरीर के अंदर झांकने की जरूरत है ना? बिल्कुल। यहीं पर शायद टेक्नोलॉजी की भूमिका शुरू होती है। सही।
अब हम इन्वेस्टिगेशन के तीसरे चरण में आते हैं, इमेजिंग टेस्ट्स यानी स्कैन। सर्विलांस फुटेज की तरह। बिल्कुल। आप इसे सर्विलांस फुटेज की तरह देख सकते हैं। अगर शारीरिक जांच में कोई असामान्यता मिलती है या लक्षणों के आधार पर डॉक्टर को लगता है कि शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो स्कैन करवाए जाते हैं। स्रोत में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई और पीईटी स्कैन जैसे कुछ नाम दिए गए हैं। ये सिर्फ अलग अलग मशीनें तो हैं नहीं, बल्कि जासूस के अलग अलग टूल हैं। क्या आप समझा सकती हैं कि डॉक्टर कब और क्यों कोई खास स्कैन चुनते हैं? हाँ, और ये जानना दिलचस्प है कि डॉक्टर इन्हें कैसे चुनते हैं। हर स्कैन की अपनी खूबी है। अल्ट्रासाउंड एक सुनार की तरह है जो ध्वनि तरंगे भेजकर देखता है। अच्छा। ये पहली लाइन की जांच के लिए बहुत अच्छा है, जैसे ये देखना कि कोई गांठ ठोस है या सिस्ट की तरह, मतलब तरल से भरी है। सीटी स्कैन शरीर के कई स्लाइस का एक्सरे लेकर एक 3D मॉडल बनाता है, जैसे एक ब्रेड के स्लाइस को जोड़कर पूरी ब्रेड को देखना। वाओ! ये फेफड़ों, पेट या हड्डियों जैसी जगहों के लिए बेहतरीन है। और एमआरआई और पीईटी स्कैन वो इस तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं? जब बात दिमाग, रीढ़ की हड्डी या मांसपेशियों जैसे नरम टिश्यू की आती है, तो एमआरआई का कोई मुकाबला नहीं है। वो मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके बहुत विस्तृत तस्वीरें बनाता है। लेकिन पीईटी स्कैन सबसे अलग है। वो एक तरह का एनर्जी मैप है। एनर्जी मैप? हाँ, इसमें मरीज को एक रेडियो एक्टिव शुगर दी जाती है और फिर स्कैन ये देखता है कि शरीर में कहाँ पर कोशिकाएं बहुत ज्यादा शुगर खा रही हैं, जो अक्सर तेजी से बढ़ रही कैंसर कोशिकाओं का एक बड़ा संकेत होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ क्या है ये नहीं दिखाता, बल्कि क्या हो रहा है ये दिखाता है। बिल्कुल सही। ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। तो ये अलग अलग लेंस हैं, लेकिन यहाँ पर स्रोत एक बहुत जरूरी बात कहता है। डॉक्टर अतुल बताते हैं, स्कैन्स कैंसर दिखा सकते हैं लेकिन कंफर्म नहीं करते। ये बात आम धारणा के बिल्कुल खिलाफ है। अगर स्कैन में एक ट्यूमर दिख रहा है तो वो कैंसर की पुष्टि क्यों नहीं करता? ये एक बेहतरीन सवाल है और इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी। इसे ऐसे समझिए, सर्वेलेंस फुटेज में आप किसी को किसी संदिग्ध जगह पर देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस फुटेज से आप ये साबित नहीं कर सकते कि उसने जुर्म किया है। सही बात है। स्कैन भी ऐसा ही है। वो शरीर में एक असामान्यता, एक गांठ या ट्यूमर दिखा सकता है, लेकिन हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता। कुछ गांठें सौम्य होती हैं, मतलब बिनाइन। वो बढ़ेंगी नहीं और शरीर में फैलेंगी नहीं। स्कैन ये बता सकता है कि धुआं कहां से उठ रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि ये आग है या कुछ और। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्कैन सिर्फ धुआं देख सकता है, लेकिन आग है या नहीं ये जानने के लिए हमें पास जाकर देखना ही होगा। और यहीं पर शायद चौथे और सबसे निर्णायक कदम की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही। अब हम उस सबूत पर आते हैं जिसे बदला नहीं जा सकता, जो केस को मजबूत या खारिज कर देता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, जिसे स्रोत में कैंसर की पुष्टि के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड और डीएनए एविडेंस कहा गया है, वो है बायोप्सी। बायोप्सी, ये शब्द सुनते ही कई लोग घबरा जाते हैं। स्रोत के अनुसार ये प्रक्रिया असल में है क्या? देखिए, बायोप्सी में जिस संदिग्ध जगह पर गांठ या ट्यूमर होता है, वहां से एक बहुत छोटा सा टिश्यू का सैंपल लिया जाता है। एक नमूना? जी, एक नमूना। ये एक पतली सुई से भी हो सकता है या एक छोटी सी सर्जरी के जरिए। फिर उस सैंपल को लैब में एक पैथोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है। पैथोलॉजिस्ट कोशिकाओं के विशेषज्ञ होते हैं। हमारे केस में वो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं। वे उस टिश्यू को माइक्रोस्कोप के नीचे जांचते हैं। और माइक्रोस्कोप के नीचे उन्हें ऐसा क्या दिखता है जो एक स्कैन नहीं दिखा सकता? उन्हें कोशिकाओं की असलियत दिखती है। असलियत? हाँ, क्या कोशिकाएं सामान्य आकार की और व्यवस्थित हैं, या वे बेतरतीब, अजीब आकार की हैं और बहुत तेजी से विभाजित हो रही हैं? क्या वे अपनी सीमा में हैं या आसपास के टिश्यू पर हमला कर रही हैं? ये अंतर ही सामान्य, सौम्य और घातक यानी कैंसर वाली कोशिकाओं के बीच का फर्क बताता है। तो सिर्फ यही एक टेस्ट है जो निश्चित रूप से कह सकता है कि हाँ, ये कैंसर है। जी बिल्कुल। ये सोचना ही कितना अजीब है कि पूरी जिंदगी बदल देने वाला एक जवाब एक शीशे की स्लाइड पर मौजूद कुछ कोशिकाओं की बनावट में छिपा होता है। ये विज्ञान की ताकत भी है और एक इंसान के लिए बहुत बड़ा पल भी। इसी से जुड़ा एक बहुत बड़ा डर भी है, जिसे डॉक्टर अतुल स्रोत में संबोधित करते हैं। उन्होंने साफ कहा है, बायोप्सी से कैंसर फैलता नहीं है। ये मिथक इतना क्यों फैला हुआ है? जी, और ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। ये एक पुरानी और गलत धारणा है। शायद पुराने समय में जब तकनीकें उतनी उन्नत नहीं थीं, तब ऐसा कोई मामला हुआ हो,
लेकिन आजकल बायोप्सी करने की तकनीकें बहुत सटीक और सुरक्षित हो गई हैं। डॉक्टर बहुत सावधानी से और इमेजिंग गाइडेंस के इस्तेमाल करके सैंपल लेते हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन। हाँ, ताकि सिर्फ संदिग्ध टिश्यू को ही निकाला जाए और आसपास कोई छेड़छाड़ ना हो। असल में बायोप्सी ना करवाना और अनिश्चितता में रहना कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सही निदान के बिना सही इलाज शुरू ही नहीं हो सकता। ये पूरी 4 कदमों वाली जासूसी की कहानी बहुत स्पष्ट है। गवाह का बयान, घटनास्थल की जांच, सर्विलांस फुटेज और डीएनए सबूत। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि एक के बाद एक कई टेस्ट करवाए जाते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि डॉक्टर उलझन में है या जासूस को कोई सुराग नहीं मिल रहा? नहीं, स्रोत इस पर बहुत अच्छी रोशनी डालता है। एक से ज्यादा टेस्ट का मतलब उलझन नहीं, बल्कि सावधानीपूर्वक किया गया निदान है। इसे ऐसे देखिए कि जासूस एक ही सबूत पर भरोसा नहीं करता, वो अलग-अलग स्रोतों से अपने शक की पुष्टि करता है। अच्छा। जैसा कि स्रोत कहता है, कभी-कभी एक टेस्ट नॉर्मल होता है, दूसरा टेस्ट क्लैरिटी देता है। हो सकता है कि एक अल्ट्रासाउंड में कुछ साफ ना दिखे, लेकिन सीटी स्कैन में वो चीज पकड़ में आ जाए, या एक ब्लड टेस्ट से कुछ संकेत मिले जिसे पुष्टि करने के लिए बायोप्सी की जरूरत पड़े। यह पहेली के टुकड़ों को जोड़ने जैसा है। बिल्कुल। हाँ, और यह इन्वेस्टिगेशन वाली बात बहुत मायने रखती है, क्योंकि यह मरीज को भी ये समझने में मदद करती है कि डॉक्टर कोई जादू नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबूतों के आधार पर एक नतीजे पर पहुंच रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में मरीज के लिए क्या संदेश है? जाहिर है यह इंतजार का समय बहुत तनावपूर्ण होता है। हाँ, और वे संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, जल्दी घबराना नहीं है। जैसा हमने चर्चा की, हर सिग्नल आग नहीं होता। दूसरा, लक्षणों को नजरअंदाज भी नहीं करना है। अगर कोई सिग्नल लगातार आ रहा है तो जांच करवाना जरूरी है। और तीसरा, यह समझना कि निदान की प्रक्रिया में समय लगता है। एक मजबूत केस बनाने में समय लगता है। निश्चितता रातों रात नहीं मिलती। और एक बहुत ही सकारात्मक बात जो स्रोत में कही गई है, वो ये है कि अर्ली टेस्टिंग का मतलब बैड न्यूज नहीं, अक्सर अर्ली सोल्यूशन होता है। बिल्कुल। यानी जल्दी जांच का मतलब बुरी खबर नहीं, बल्कि अक्सर जल्दी समाधान होता है। बिल्कुल। ये मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। अक्सर लोग जांच करवाने से इसलिए डरते हैं कि कहीं कुछ खराब ना निकल आए। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर कोई समस्या है भी, तो उसे जितनी जल्दी पकड़ लिया जाए, उसके सफल इलाज की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। तो जल्दी जांच करवाना एक समझदारी भरा और सशक्त बनाने वाला कदम है, डरने वाला नहीं। ये समस्या को काबू में करने का पहला कदम है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? स्रोत के मुताबिक डॉक्टर अतुल का सबसे बड़ा संदेश यही है कि डॉक्टर, मुझे कैंसर है या नहीं, इस सवाल का जवाब किसी एक टेस्ट से नहीं, बल्कि एक पूरी इन्वेस्टिगेशन से मिलता है। हमने उस 4 कदमों वाली मेडिकल जासूसी की प्रक्रिया को समझा, मरीज की कहानी और हिस्ट्री से शुरू होकर, यानी गवाह के बयान से, हाँ, फिर शारीरिक जांच यानी घटना स्थल का मुआयना, फिर स्कैन यानी सर्वेलेंस फुटेज, और अंत में बायोप्सी, जो कि पुष्टि के लिए डीएनए सबूत या गोल्ड स्टैंडर्ड है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि इस जानकारी का उद्देश्य डर को कम करना और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। जी, जैसा कि स्रोत में कहा गया है, जब कोई इस यात्रा को समझता है तो वो अनिश्चितता के अंधेरे में भटकने के बजाय जानकारी की रोशनी में सशक्त महसूस करता है। सही जानकारी इस सफर को आसान बना सकती है। और याद रखने वाली बात यह है कि एक से ज्यादा टेस्ट करवाना उलझन का नहीं, बल्कि एक मजबूत और सचेत निदान का संकेत है। ये दिखाता है कि आपका केस पूरी सावधानी से बनाया जा रहा है। बिल्कुल। अब श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये स्रोत निदान की यात्रा यानी निश्चितता तक पहुंचने के बारे में बात करता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब निदान की ये जासूसी की कहानी खत्म होती है, तो उसके बाद कौन सी यात्रा शुरू होती है? अगर निदान निश्चितता खोजने के बारे में है, तो क्या इलाज की यात्रा बीमारी से लड़ने के बारे में है, उसे संभालने के बारे में है, या खुद को फिर से खोजने के बारे में है?